हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाई एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, ए लाइन passing through the center of a coil and perpendicular to its plane is known as the axis of the circular coil. For example, if this is the circular coil, ये इसका सेंटर है, तो ये वाली लाइन जो है जिसके सेंटर से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये इसका प्लेन इस वक्त वर्टिकल है और ये जो लाइन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो फिर ये बन गई इसकी एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाई द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल और एक्सिस ऑफ ए रिंग। अब आपको पता है कि ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, whenever current flows through a conductor, whether it is a straight conductor or a circular conductor, a magnetic field is set up around it. और अगर आपको याद हो एक वीडियो में जब हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो उसका फार्मूला हमने निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A और 2R। अगर रेडियस को A कह दें तो 2A, अगर रेडियस को R कह दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2R। और अगर इसमें n टर्न्स हों देन दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई n, सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाई 2A और 2R। अब हमने फार्मूला निकालना है, ये भी वैसे ही सर्कुलर कॉइल है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन वहां पे निकाला था हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहां पे हमने निकालना मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो सपोज करो ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसको मैंने रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये मैंने पूरी तरह गोल नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इसको मैंने ऐसे नहीं रखा। अगर ऐसे रखूं इसको, जैसे ये रिंग है, कड़ा है, तो ये हो गया इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मैंने इसको ऐसे रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये जो एक्सिस है इसकी, इट इज नॉट इन द बोर्ड, इट इज लाइक दिस। ऑफ कोर्स इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बट इट इज लाइक दिस। सो द रिंग, और you can say the circular coil or the circular loop has been placed perpendicular to the plane of the board. In your case, you will say that suppose a circular coil carrying current I in the, ये मैंने बनाया in the anti-clockwise direction. You can take it in the clockwise direction also. So जब anti-clockwise direction में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक तरफ होगी, और अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जब हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो डायरेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। We want to find the magnetic field at any point P at a distance x from the center of the circular coil. ये distance x है और इसका रेडियस मानता हूं मैं a है, तो इसका मतलब ये जो है दिस इज आल्सो a, दिस इज आल्सो a। और जैसे हम बायोट-सेवर्ट लॉ में करते हैं कि क्योंकि अल्टीमेटली अप्लाई करना है बायोट-सेवर्ट लॉ, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। मैं यहाँ पे एक इसका छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं एक्स वाई, इसको मैंने थोड़ा डार्क बनाया और रेड पेन से बनाया, और एक मैं बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक्स वाई के उतनी ही लेंथ का एक एलिमेंट लेता हूं, करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है, एक्स डैश वाई डैश। दीज आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब देखिए ये इसका मिड पॉइंट है C एक्स वाई का, और D है मिड पॉइंट एक्स डैश वाई डैश का। अगर आपको याद हो बायोट-सेवर्ट लॉ में हम क्या करते हैं कि वो जो करंट एलिमेंट लेते हैं उसके मिड पॉइंट को, यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है C, हम मिलाते हैं विद द गिवन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ऐसे मैंने मिला दिया, और ये देखिए ऐसे इसको मिला दिया मैंने, और ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस C से लेके P तक और D से लेके P तक, this distance is r, and the distance of the point P from the center of the circular coil is x. Now if dB is the magnetic field
due to this current element xy of length dl at the point P, then according to Biot-Savart's law, what will be dv equal to? dv will be equal to mu naught I upon 4 pi dl cross r over r cube, dl cross r over r cube. Now this is further equal to, अगर मैग्नीट्यूड इसकी देखनी है, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी dv विदाउट एरो, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और dl क्रॉस r आ जाएगा dl इंटू r इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर. अब देखिए dl वेक्टर ये है और r वेक्टर ऐसे है. r वेक्टर की डायरेक्शन होती है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि ऐसे है ये r वेक्टर. तो इनमें जो एंगल है dl वेक्टर ऐसे है, इसकी डायरेक्शन करंट वाली होती है. अब देखने को ये लगता है कि इनमें एंगल 0 डिग्री है, जैसे वो उसके पैरेलली लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एंगल जो है बिटवीन dl एंड r वेक्टर इज 90 डिग्री. अब मैं आपको समझाता हूं कैसे 90 डिग्री. ये देखो, मान लो ये कॉइल है, ये इसकी एक्सिस है, तो यहां पे मैंने लिया है एलिमेंट, तो ये लाइन जो है ये मिलाती है ये r वाली, ये चीज है. इट इज नॉट लाइक दिस. यहां पे लग रहा है कि ये ऐसे r, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. अब देखो आप, ये इस तरफ dl है और इस तरफ r है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl एंड r? इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहां पे जो साइन थीटा है वो मैं लिख देता हूं 90 डिग्री. यहां पे बेशक साथ लिख सकते हैं कि बिकॉज थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन dl एंड dl वेक्टर and r vector is 90 degree and over r cube. Now this is further equal to sin 90 is 1 और ये एक r कट के यहाँ पे r square रह गया. So this is equal to mu naught I over 4 pi r square, ये बच गया 4 pi r square, sin 90 is 1 और into आ गया dl. Let us call this as equation number 1. Now let us see what is the direction of this magnetic field dv, which is due to the current element xy. You know that the direction of dv is the same as that of dl cross r, and according to the property of cross product of two vectors, the direction of dv will be perpendicular to both dl as well as r, and will be given by the right hand rule for the cross product of two vectors. अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर इज 90 डिग्री, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो dv वेक्टर होगा ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो अगर ये मैं r के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ऐसे देखिए ये r वेक्टर है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू r वेक्टर. और क्योंकि dl वेक्टर और r वेक्टर आपस में है या परपेंडिकुलर, और dv वेक्टर को मैंने किसके परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया? r वेक्टर के. सो दैट मींस dv इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एज वेल एज r, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ dv विल बी परपेंडिकुलर टू r लाइक दिस. So let it be represented completely. Completely means in magnitude as well as direction by the arrow PQ. ये मैंने रिप्रेजेंट किया db. Now by the same argument or similarly, ये क्योंकि मैंने इसके डायमीट्रिक अपोजिट लिया है, इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी भी मैग्नीट्यूड इतनी ही होगी. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये होगा परपेंडिकुलर टू r. इसके लिए ये r है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी. लेट इट बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द एरो PS. नाउ लेट दिस एंगल बी phi. Therefore this angle will also be phi, और ये एंगल भी phi होगा, ये एंगल भी phi. ये क्यों phi होगा? क्योंकि ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि एंगल बिटवीन एनी टू स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स. अब देखिए ये y एक्सिस मैंने लिया और एक्सिस जो है इसको मैंने ले लिया x एक्सिस, जो इसकी सर्कल कॉइल की एक्सिस है. अब ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए इसमें और इसमें उतना ही एंगल होगा जितना इसमें और इसमें है. और क्योंकि इनमें एंगल हमने कितना लिया? phi, तो ये एंगल भी phi हो गया. बाय द सेम आर्गुमेंट इसमें और इसमें उतना ही एंगल होगा जितना इसमें और इसमें है, और ये phi है तो ये भी हो गया phi. नाउ
dB vector along PQ can be resolved into two rectangular components. इस तरफ बनेगा dB cos phi और इस तरफ बन गया dB sin phi. dB cos phi is represented completely by PL and dB इसका नाम कुछ रख सकते हैं हम, K रख देता हूं मैं. सो एक कंपोनेंट बन गया अलॉन्ग PK और दूसरा कंपोनेंट बन गया अलॉन्ग PY. ये बन गया dB sin phi, ये बन गया dB cos phi. दिस यू नो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. इस तरह ये जो dB है इसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए. एक बन गया अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, वो तो dB sin phi बना, और दूसरा बना इस तरफ dB cos phi. नाउ यू कैन सी दैट this component dB cos phi and this component dB cos phi, they are equal in magnitude and opposite in direction, therefore they cancel each other. लेकिन ये वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं they are in the same direction, और आपको पता है जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आती है, वो उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होती है. अब I can divide the whole circular coil into a large number of such diametrically opposite elements. सबके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनके जो along y axis component होंगे they will get cancelled, और जो along x axis होंगे they will get added up, and therefore if capital B is the total magnetic field at the point P due to the whole circular coil carrying current, then dB will be equal to summation dB sin phi. B will be equal to summation dB sin phi, and I can also write it as equal to integral dB sin phi. Now let us put the value of dB, or you can say that B equal to इंटेग्रल, और dB की क्या वैल्यू है, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू साइन फाई, और साथ में यहां पे आ गया dl. अब देखिए म्यू नॉट यू नो इज कांस्टेंट, इट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम. एक बार जितना भी करंट फ्लो कर रहा है आई दैट इज आल्सो कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, एंड फॉर ए गिवन कॉइल उसका रेडियस कांस्टेंट हो गया, एंड फॉर ए गिवन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ये फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई. तो ये सारे कांस्टेंट आ गए बाहर, तो हमारे पास बी आ गया इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर इनटू साइन फाई, और साथ में आ गया इंटेग्रल dl. नो व्हाट इज dl? ये एक छोटे से एलिमेंट की लेंथ है, और अगर मैं सारी कॉइल को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट लूं, डिस्ट्रीब्यूट कर लूं और फिर समेशन ले लूं, तो दैट विल गिव मी द लेंथ ऑफ द होल सर्कुलर कॉइल. दैट मीन्स दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल, और क्योंकि इसका रेडियस a है तो सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई a. सो देयरफॉर यू कैन से दैट कैपिटल B इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर साइन फाई into 2 pi a. Now this is further equal to, ये देखिए पाई से पाई कैंसल, एक 2 कट के यहाँ पे 2 रह गया, और यू कैन से दैट B इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2r स्क्वेयर, और एक यहाँ पे a है तो यहाँ पे a आ गया इनटू साइन फाई. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई OCP. तो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल साइन फाई विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हो गया रेडियस ऑफ द कॉइल, और ये डिस्टेंस आ गया r. तो आई कैन राइट a बाई r, और यू कैन से दैट कैपिटल B इक्वल टू म्यू नॉट I a इंटू a आ गया a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब. अब r की वैल्यू पुट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे फार्मूले में x आए, विच इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर. तो r की जगह मैं क्या लिख दूंगा,
a square plus x square raised to the power 1 by 2. So therefore this is further equal to mu naught I a square over 2 into r square plus x square, a square plus x square raised to the power 1 by 2 and then this whole raised to the power 3. और यहाँ पे ये 2 है. Now this is further equal to, or you can say that capital B equal to mu naught I a square over 2 into a square plus x square raised to the power, यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब है पावर, और क्योंकि ये 1 by 2 है तो पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर आ जाएगी 3 by 2. So that is the expression for the magnetic field at any point P on the axis of a circular coil of radius A and carrying current I. I current है, ये radius है, ये distance of the observation point from the center, and this is absolute permeability of free space, that is vacuum. और अगर ये तो जब एक ही टर्न है इसमें कॉइल में, अगर इसमें n टर्न्स हों then B will be equal to mu naught I a square, और साथ में इसको n से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टर्न से, ओवर 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3 बाई 2. दैट मीन्स म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर ओवर 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3 बाई 2. अब मैं लेता हूं स्पेशल केसेस. पहला केस है कि अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है इट इज एट द सेंटर, यानी कि P पॉइंट O पे हो. अब देखिए अगर P यहां पे आ जाए तो x कम हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस x है, यहां पे आ गया तो कम हो गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया. अगर सेंटर ऑफ द कॉइल पे हम ले लें, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो x कितना हो गया 0. सो देयरफॉर इन दैट केस B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर, अगर n टर्न्स हैं तो इंटू n, अगर एक टर्न है तो n से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और x 0 पुट कर दो तो यह आ गया 2a स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2, और वो बन गया 2a क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 3 बाई 2 a क्यूब आ जाएगा. अब ये a स्क्वायर कट के एक a बच गया, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2a. और आप देख सकते हैं ये वही फार्मूला आ गया जो मैंने आपको बताया था फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. अब दूसरा केस है कि इफ, ये केस 1 था अगर सेंटर पे है. दूसरा केस है कि इफ x is greater than a, that means the distance of the observation point from the center of the given circular coil is very large as compared to its radius, then a square can be neglected as compared to x square, and therefore in that case B will be equal to mu naught I a square. अब a square को छोड़ दो तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3 बाई 2, तो वो आ जाएगा x क्यूब. सो इन दैट केस दिस इज द फार्मूला. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस when the distance of the observation point is very large as compared to the radius of the coil. तो ये फार्मूले हैं. और अगर n टर्न्स हो तो ये भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस. अब एक चीज मैंने आपको बतानी है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी. तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए कंपोनेंट, तो इस तरफ डायरेक्शन है. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P is along the axis of the circular coil like this. So that is the direction and this is the magnitude. अगर डिस्टेंस ना ज़्यादा हो ना कम हो ना सेंटर, अगर सेंटर पे हो तो फिर ये फार्मूला वही फार्मूला आ गया, और अगर पॉइंट बहुत दूर है then this is the formula. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. So please go through this and try to understand. और आपने बेटा एक काम करना, मैंने आपको कहा कि आपने सब्सक्राइब करना है और दूसरे बेल आइकॉन का बटन जो है उसको प्रेस करना है ताकि आपको जो मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें. सो थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.